नमस्कार। तो आज हमारे सामने है राजस्थान बजट 2026-27 के दस्तावेज। अब देखिए, इन पन्नों पर हजारों करोड़ के आंकड़े हैं, दर्जनों योजनाएं हैं और बड़े बड़े लक्ष्य भी। आज हम इन्हीं सब की एक तरह से पड़ताल करेंगे। हमारा मकसद सिर्फ ये जानना नहीं है कि बजट में क्या है, बल्कि ये समझना है कि इन घोषणाओं का असल मतलब क्या है और ये राजस्थान की दिशा कैसे तय करेंगी। नमस्कार। और ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि कोई भी बजट सिर्फ एक साल का हिसाब किताब नहीं होता। ये तो सरकार की सोच और आने वाले कई सालों की प्राथमिकताओं का एक आईना होता है। तो चलिए इस आईने में भविष्य की तस्वीर देखने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। तो शुरुआत कहाँ से करें? मेरे हिसाब से सबसे पहले बड़े आर्थिक संकेतों को पकड़ते हैं, जो पूरे बजट की नींव हैं। अर्थव्यवस्था की सेहत का हाल क्या है? जरूर। देखिए, सबसे बड़ा आंकड़ा है जीएसडीपी का, यानी ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का। अनुमान है कि ये 21 लाख करोड़ से ज्यादा रहेगा। लेकिन जो आंकड़ा असल में ध्यान खींचता है वो है आर्थिक विकास दर, जो पिछली सरकार के आखिरी साल की तुलना में 41.39% ज्यादा है। ये एक मजबूत वापसी का संकेत है। 41.39%। ये सुनने में तो बहुत बड़ा लगता है, लेकिन एक आम इंसान के लिए इसका क्या मतलब है? क्या प्रति व्यक्ति आय यानी पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है? हाँ, लक्ष्य तो यही है। 2025-26 तक प्रति व्यक्ति आय को 2 लाख रुपए के पार ले जाने का लक्ष्य रखा गया है। अब आते हैं घाटे पर। राजकोषीय घाटा, मतलब सरकार की कमाई और खर्च का जो अंतर है, वो 3.69% पर है। एक मिनट, 3.69% का घाटा एक आम नागरिक के लिए, क्या ये नंबर चिंता की बात है या ये दिखाता है कि अर्थव्यवस्था सही रास्ते पे है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, हर सरकार विकास कार्यों के लिए कुछ उधार लेती है, इसलिए थोड़ा घाटा तो सामान्य है। जरूरी ये है कि ये एफआरबीएम एक्ट की तय सीमा के अंदर हो, जो कि ये है। लेकिन असली कहानी इस घाटे के पीछे छुपी है। अच्छा। वो ये कि सरकार पैसा खर्च कहाँ कर रही है, और यहीं पर इस बजट का सबसे महत्वपूर्ण आंकड़ा सामने आता है। पूंजीगत व्यय यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर में 36.9% की भारी बढ़ोतरी। कैपिटल एक्सपेंडिचर जी, मतलब वो खर्च जिसे सड़कें, स्कूल, अस्पताल जैसी लॉन्ग टर्म संपत्ति बनती है ना? बिल्कुल सही पकड़ा आपने। ये सिर्फ खर्च नहीं, ये एक निवेश है। जब आप एक हाईवे बनाते हैं तो आप सिर्फ सीमेंट और तारकोल पर खर्च नहीं करते। आप उद्योगों के लिए रास्ता खोलते हैं, गांवों को शहरों से जोड़ते हैं और हजारों लोगों के लिए रोजगार पैदा करते हैं। इसलिए ये 36.9% की बढ़ोतरी इस बजट का, मैं कहूंगी, सबसे सकारात्मक पहलू है। ठीक है, तो ये तो हुई बड़ी तस्वीर। अब विकसित राजस्थान एट 2047 के उन 10 स्तंभों पर चलते हैं जिन पर यह बजट टिका है। पहला स्तंभ है इंफ्रास्ट्रक्चर। सड़क, पानी, बिजली जैसी बुनियादी चीजों में क्या हो रहा है? यहाँ भी वही भविष्य के लिए निवेश वाली सोच दिखती है। जैसे 1000 किलोमीटर की सड़कों को स्टेट हाईवे बनाया जा रहा है। इसका सीधा मतलब है कि छोटे कस्बे और गांव अब बड़े आर्थिक केंद्रों से बेहतर तरीके से जुड़ेंगे। और पानी की बात करें तो जेजेएम अर्बन का दायरा पेरी अर्बन क्षेत्रों तक बढ़ाया जा रहा है। पेरी अर्बन क्षेत्र मतलब शहरों के आसपास के वो गांव जो अब धीरे धीरे शहर का हिस्सा बन रहे हैं? एकदम सही। ये वो इलाके हैं जहां विकास सबसे तेज होता है और जहां बुनियादी सुविधाओं की जरूरत सबसे ज्यादा होती है। हाँ। और बिजली के क्षेत्र में भी एक दिलचस्प पहल है। अजमेर डिस्कॉम में एआई एनेबल्ड ग्रिड। एआई एनेबल्ड ग्रिड, ये सुनने में तो बहुत हाईटेक लगता है। आसान शब्दों में इसका क्या मतलब हुआ? ये सिस्टम खुद ब खुद पता लगा लेगा कि कहाँ बिजली की जरूरत ज्यादा है और कहाँ कम, और उसी हिसाब से सप्लाई को मैनेज करेगा। ये कुछ वैसा ही है जैसे गूगल मैप्स आपको ट्रैफिक के हिसाब से सबसे अच्छा रास्ता बताता है। अच्छा। नतीजा, बिजली की बर्बादी कम और सप्लाई बेहतर। ये तो वाकई स्मार्ट है। तो बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ शहरों को रहने लायक बनाने के लिए, मतलब नागरिक सुविधाओं के लिए क्या किया जा रहा है? शहरी सुविधाओं पे भी हजारों करोड़ का निवेश हो रहा है। इसमें सबसे बड़ा फोकस जयपुर जैसे बड़े शहरों की 2 सबसे बड़ी समस्याओं पर है, ट्रैफिक और बाढ़। जयपुर के लिए इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम यानी ITMS और बाढ़ से निपटने के लिए बड़े शहरों में ड्रेनेज सिस्टम पर 1000 करोड़ से ज्यादा खर्च होंगे। ये तो जरूरी है। जी। इसके अलावा छोटे बड़े सभी शहरी इलाकों में बेहतर स्ट्रीट लाइट्स जैसी बुनियादी चीजों पर भी ध्यान दिया गया है। बिल्कुल, सुरक्षित और सुविधा वाले शहरी तो निवेश को आकर्षित करते हैं। तो क्या इसी से जुड़ा हमारा अगला स्तंभ है औद्योगिक विकास? बिल्कुल।
देखिए, यहाँ सरकार की एक सोची समझी रणनीति दिखती है। एक तरफ वो DMIC यानी दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के जोधपुर पाली मारवाड़ नोड जैसे बड़े प्रोजेक्ट पर 600 करोड़ रुपए लगा रही है। एक मिनट, ये DMIC नोड क्या है? ये एक बहुत बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है जिसे खास तौर पर मैन्युफैक्चरिंग और लॉजिस्टिक्स के हब के तौर पर विकसित किया जा रहा है। ये देश के 2 सबसे बड़े महानगरों के बीच होने की वजह से राजस्थान के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। लेकिन ये कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है। अच्छा, तो दूसरा हिस्सा क्या है? दूसरा हिस्सा है छोटे उद्यमियों के लिए मौका बनाना। इसके लिए संभागीय मुख्यालयों पर प्लग एंड प्ले सुविधाएं शुरू की जा रही हैं। प्लग एंड प्ले, इसका मतलब? इसका मतलब है कि एक उद्यमी को सिर्फ अपना आइडिया और लैपटॉप लेके आना है। उसे तैयार ऑफिस, बिजली, इंटरनेट, सारी बुनियादी सुविधाएं बनी बनाई मिलेंगी। उसे फैक्ट्री या ऑफिस बनाने में अपना समय और पैसा बर्बाद नहीं करना पड़ेगा। वाह, मतलब टॉप डाउन और बॉटम अप दोनों अप्रोच का एक मिला-जुला मॉडल है ये। बिल्कुल। ये दिलचस्प है। अब उस स्तंभ पर आते हैं जो हमारे कई सुनने वालों के लिए सबसे ज्यादा मायने रखता है, युवा, शिक्षा और स्वास्थ्य। और मेरा पहला सवाल वही है जो हर एस्पिरेंट के मन में है, पेपर लीक। क्या इसका कोई ठोस समाधान निकाला गया है? देखिए, इस बजट में शायद इसी समस्या पर सबसे बड़ा और सीधा कदम उठाया गया है। NTA की तर्ज पर एक राजस्थान स्टेट टेस्टिंग एजेंसी यानी RSTA का गठन किया जाएगा। RSTA? जी, और इसका एकमात्र काम होगा बिना किसी गड़बड़ी के पूरी पारदर्शिता के साथ भर्ती परीक्षाएं करवाना। महाराष्ट्र का गठन, ये तो एक बहुत बड़ा कदम है, लेकिन मन में एक सवाल आता है कि क्या सिर्फ एक नई एजेंसी बना देने से जमीनी स्तर पर पारदर्शिता सुनिश्चित हो जाएगी? इसके सफल होने के लिए और किन चीजों की जरूरत पड़ेगी? आपका सवाल बिल्कुल जायज है। देखिए, एजेंसी बनाना पहला कदम है। इसकी सफलता इस पर निर्भर करेगी कि इसे कितनी स्वायत्तता मिलती है, टेक्नोलॉजी का कितना इस्तेमाल होता है और गड़बड़ी करने वालों के लिए सजा के कितने कड़े प्रावधान होते हैं। बजट में नए ऑनलाइन टेस्टिंग सेंटर्स की बात भी कही गई है, जो एक सकारात्मक दिशा है। लेकिन हाँ, असली परीक्षा तो इसके लागू होने के बाद ही होगी। और रोजगार के लिए मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना भी है ना? हाँ, जिसके तहत 1 लाख युवाओं को अपना काम शुरू करने के लिए 1 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण देने का लक्ष्य है। शिक्षा में भी 2 बड़ी पहल है। एक, 400 स्कूलों को CM राइस स्कूल यानी स्कूल ऑफ एक्सीलेंस बनाना। अच्छा। जहाँ क्वालिटी एजुकेशन पर फोकस होगा। और दूसरी, स्कूल ऑन बस, जो घुमंतु समुदायों के बच्चों तक शिक्षा पहुंचाने की एक बहुत ही मानवीय कोशिश है। बहुत खूब। अब इसी स्तंभ के दूसरे हिस्से, स्वास्थ्य की बात करते हैं। मैंने राज सारथी के बारे में पढ़ा, ये क्या है? राज सारथी स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी कदम हो सकता है। इसका पूरा नाम है सिस्टम फॉर अर्जेंट रिस्पॉन्स एंड ट्रीटमेंट। कल्पना कीजिए कि राजस्थान के किसी दूर दराज के गांव के सरकारी अस्पताल में कोई गंभीर मरीज आता है। वहां स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं है। इस सिस्टम के जरिए वहां का डॉक्टर जयपुर के बड़े विशेषज्ञ से लाइव वीडियो पर जुड़ सकेगा और रियल टाइम में सलाह ले सकेगा। तो ये एक तरह से 24/7 सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर ऑन कॉल है, जो राज्य के किसी भी कोने में उपलब्ध होगा। बिल्कुल। वाह। इससे गंभीर मामलों में सही समय पर सही इलाज मिल सकेगा और जानें बचाई जा सकेंगी। इसके अलावा मानसिक स्वास्थ्य पर भी खास ध्यान दिया गया है। जयपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और हर जिले में मेंटल हेल्थ केयर सेल बनाए जाएंगे। जी, बहुत जरूरी। स्वास्थ्य के बाद अब आते हैं सामाजिक सुरक्षा पर। समाज के कमजोर वर्गों के लिए क्या खास है? मुझे ग्रामीण महिला BPOs का आइडिया बहुत दिलचस्प लगा। हाँ, ये एक नया और अनोखा आइडिया है। लखपति दीदी योजना के तहत महिलाओं को ऋण देकर आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश तो पहले से चल रही है, लेकिन ग्रामीण महिला BPO की पहल उन्हें टेक्नोलॉजी से जोड़कर उनके गांव में ही रोजगार देने की है। लेकिन क्या इसे लागू करने में कुछ व्यवहारिक चुनौतियां आ सकती हैं, जैसे कि इन महिलाओं की ट्रेनिंग और गांव में अच्छी इंटरनेट कनेक्टिविटी? चुनौतियां तो निश्चित रूप से हैं। इसके लिए एक मजबूत ट्रेनिंग प्रोग्राम और विश्वसनीय डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होगी। लेकिन अगर ये सफल होता है तो ये ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण में एक मील का पत्थर साबित हो सकता है। इसी तरह कुछ विशेष जनजातियों के लिए भोजन किट की जगह सीधे उनके खाते में 1200 रुपए प्रतिमाह भेजना भी एक बड़ा बदलाव है। ऐसा क्यों? मतलब सीधे पैसे देना बेहतर क्यों माना जाता है? क्योंकि ये लाभार्थी को अपनी जरूरत के हिसाब से खर्च करने की आजादी और सम्मान देता है।
इसे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर या डीबीटी कहते हैं और ये सिस्टम में पारदर्शिता भी लाता है। समझ गया। तो हमने अर्थव्यवस्था, इंफ्रास्ट्रक्चर और लोगों की बात कर ली, लेकिन किसी भी राज्य की पहचान सिर्फ इनसे नहीं बनती। उसकी संस्कृति, पर्यटन और सबसे जरूरी एक अच्छा प्रशासन भी चाहिए। इन पहलुओं पर बजट में क्या खास है? पर्यटन में एक नया थार कल्चरल सर्किट बनाया जा रहा है, जो जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर जैसे शहरों को जोड़ेगा। इसका मकसद सिर्फ किले दिखाना नहीं, बल्कि थार के पूरे कल्चर को एक अनुभव के तौर पर पेश करना है। साथ ही शेखावाटी की पुरानी हवेलियों को बचाने के लिए 200 करोड़ का फंड भी रखा गया है, जो विरासत को सहेजने की एक अच्छी कोशिश है। और ये सब तभी सफल होगा जब प्रशासन अच्छा हो, मतलब गुड गवर्नेंस। बिल्कुल। और इसके लिए टेक्नोलॉजी का सहारा लिया जा रहा है, जैसे वन टाइम डेटा का सिद्धांत। इसका मतलब है कि अगर आपने अपनी जानकारी सरकार के एक विभाग को दे दी, तो आपको दूसरे किसी काम के लिए फिर से वही दस्तावेज नहीं देने पड़ेंगे। अरे वाह! विभागों के बीच डेटा अपने आप शेयर हो जाएगा। ये तो आम आदमी के लिए बहुत बड़ी राहत होगी। और मैंने स्टेट ड्रोन सेल के बारे में भी सुना है। हाँ, एक स्टेट ड्रोन सेल और एक ड्रोन पॉलिसी बनाई जा रही है। इसका इस्तेमाल सिर्फ फोटोग्राफी के लिए नहीं, बल्कि कृषि में सर्वे, आपदा प्रबंधन में निगरानी और यहाँ तक कि दूर दराज के इलाकों में दवाइयाँ पहुँचाने जैसे कामों के लिए भी किया जाएगा। ये गवर्नेंस को आधुनिक बनाने की दिशा में एक कदम है। और अब आते हैं उस स्तंभ पर जो राजस्थान की रीढ़ है, कृषि। मैंने सुना है कि यमुना जल समझौते को लेकर एक ऐतिहासिक घोषणा हुई है। ये खबर सुनते ही एक अलग सी उत्सुकता होती है। और आपकी उत्सुकता जायज है। ये इस बजट की सबसे बड़ी और शायद सबसे दूरगामी घोषणाओं में से एक है। शेखावाटी यानी सीकर, झुंझुनू, चूरू का इलाका जो दशकों से पानी की कमी से जूझ रहा है, उसके लिए हरियाणा के साथ यमुना के पानी को लेकर एक ऐतिहासिक MOU साइन हुआ है। ये तो सच में बहुत बड़ी खबर है। जी, इस 2000 करोड़ के प्रोजेक्ट से उस क्षेत्र की प्यास बुझाने में बहुत बड़ी मदद मिलेगी। बहुत खूब। इसके अलावा कृषि बजट में किसानों के लिए सीधे तौर पर क्या है? किसानों के लिए कई चीजें हैं। 35 लाख किसानों को 25,000 करोड़ का ब्याज मुक्त फसली ऋण मिलेगा। तारबंदी सब्सिडी में एक छोटा लेकिन महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है। पहले सब्सिडी के लिए कम से कम 10 किसानों का समूह होना जरूरी था। अब 7 किसान मिलकर भी इसका फायदा उठा सकते हैं। इससे छोटे किसानों के लिए आसानी होगी। जी बिल्कुल। और मैंने पशुपालकों के लिए भी कुछ बड़ी घोषणाओं के बारे में पढ़ा है। हाँ, पशुपालन पर अभूतपूर्व ध्यान दिया गया है। डेयरी विकास के लिए जो कोष था, उसे 1000 करोड़ से सीधा 5 गुना बढ़ाकर 5000 करोड़ कर दिया गया है। ये बहुत बड़ा जंप है। 5 गुना। जी। इसका मतलब है कि सरकार डेयरी सेक्टर को आय का एक बहुत बड़ा जरिया मान रही है। साथ ही गोपालक योजना के तहत पशुपालकों को 1 लाख रुपए का ब्याज मुक्त ऋण भी मिलेगा। कृषि के बाद अब बात करते हैं हरित बजट की। पर्यावरण के लिए क्या खास है? इसमें एक कार्बन क्रेडिट पायलट प्रोजेक्ट का जिक्र है। ये सुनने में बहुत नया लग रहा है। ये क्या है? ये एक बहुत ही प्रगतिशील विचार है। आसान भाषा में समझिए, अगर कोई किसान अपने खेत में पेड़ लगाता है या ऐसी खेती करता है जिससे पर्यावरण को कम नुकसान हो, तो वो एक तरह के ग्रीन पॉइंट्स कमाता है। इन्हें ही कार्बन क्रेडिट कहते हैं। फिर बड़ी बड़ी कंपनियां जिन्हें अपने प्रदूषण को बैलेंस करना होता है, वे इन किसानों से ये क्रेडिट खरीद सकती हैं। मतलब किसान की पर्यावरण बचाने के लिए भी एक अलग से कमाई होगी। बिल्कुल। इससे किसान को भी सीधा आर्थिक फायदा होगा और पर्यावरण भी बचेगा। ये एक विन विन सिचुएशन है। इसके अलावा मिशन हरियालो राजस्थान के तहत 10 करोड़ पौधे लगाने और हर पंचायत समिति में नमो वन विकसित करने का भी लक्ष्य है। बेहतरीन। अब हम आते हैं अंतिम स्तंभ पर, अर्थव्यवस्था को मजबूती और टैक्स से जुड़े प्रस्ताव। क्या आम आदमी की जेब पर कोई नया बोझ डाला गया है? सबसे बड़ी राहत की बात यही है कि कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया है, बल्कि पुराने विवादों को निपटाने पर जोर है। वैट्स, ट्रांसपोर्ट, माइनिंग जैसे मामलों के लिए आम माफी योजनाएं लाई गई हैं। ये सरकार और व्यापारी दोनों के लिए एक मौका है कि वे पुराने मामले सुलझाएं और आगे बढ़ें। और कर्ज लेने वालों के लिए भी स्टैंप ड्यूटी में कुछ राहत दी गई है। हाँ, ऋण से जुड़े दस्तावेजों पर स्टैंप ड्यूटी घटाकर 0.5% कर दी गई है, जिसकी अधिकतम सीमा 1 लाख रुपए होगी। इससे होम लोन या बिजनेस लोन लेना थोड़ा सस्ता हो जाएगा। और आखिर में इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए 250 नए चार्जिंग स्टेशन बनाने की घोषणा भी है, जो भविष्य की जरूरत को दिखाता है।
तो इस पूरी चर्चा को अगर समेटना हो तो इस बजट की आत्मा क्या है? वो कौन सी 3-4 बड़ी बातें हैं जो हमें याद रखनी चाहिए? मेरे हिसाब से पहली और सबसे बड़ी बात है पूंजीगत व्यय पर जोर। 36.9% की बढ़ोतरी ये साफ दिखाती है कि सरकार की प्राथमिकता शॉर्ट टर्म घोषणाओं से ज्यादा लॉन्ग टर्म विकास की नींव रखने पर है। दूसरा, मुझे लगता है टेक्नोलॉजी का हर क्षेत्र में दखल, चाहे वो गवर्नेंस में ड्रोन और एआई हो, स्वास्थ्य में RAG-SRT हो या भर्ती के लिए एक नई टेस्टिंग एजेंसी RST हो, हर जगह समस्याओं को सुलझाने के लिए तकनीक का इस्तेमाल करने की कोशिश दिखती है। बिल्कुल। और तीसरा, 2 ऐतिहासिक पहले। शेखावाटी के लिए यमुना जल समझौता जो एक पुरानी और बड़ी समस्या का समाधान है, और पशुपालकों के लिए डेयरी फंड में 5 गुना बढ़ोतरी जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को एक नया बूस्ट दे सकता है। ये कुछ ऐसे फैसले हैं जिनका असर सालों तक दिखेगा। तो कुल मिलाकर ये बजट भविष्य की तैयारी पर ज्यादा केंद्रित लगता है। आंकड़े और योजनाएं तो बहुत हैं, लेकिन असली परीक्षा इनके जमीन पर उतरने में होगी। बिल्कुल। और अंत में हर एस्पिरेंट के लिए बस एक ही बात है, बजट सरकार का रोड मैप है, लेकिन आपकी सफलता का रोड मैप आपकी अपनी मेहनत से बनता है। एक शायर ने कहा है, राह में मुश्किल होंगी 1000, तुम कदम बढ़ाओ तो सही, तुम चलो तो सही। बहुत खूब। इस गहरी और सार्थक चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे सभी सुनने वालों को भी जो जानकारी के इस यात्रा में हमारे साथ थे। विस्तृत MCQ प्रैक्टिस के लिए एग्जाम स्टैम्पर को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।